हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप सभी लोग भाई बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। तो मेरा नाम है प्रबुद्ध पांडे और मैं ला चुका हूँ आप लोगों के लिए एक अगला चैप्टर आप लोगों का, दैट इज़ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। ठीक है, तो यार इसका पार्ट वार्ट कुछ नहीं आएगा, इसका सीधा वन ही शॉट आएगा, है ना। तो दिस इज़ वन शॉट ओनली। तो चलो यार बिना किसी देरी के हम लोग अब शुरू करते हैं। तो यार देखो, आप लोगों को क्या लगता है कि क्या होता है ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन? तो यार देखो, ये हम सभी लोगों को पता है यार कि ट्रांसपोर्टेशन एक वो मीडियम है जिससे एक चीज़ को या फिर एक एंटिटी को फ्रॉम प्लेस ए टू प्लेस बी ट्रांसपोर्ट किया जाता है। उसको क्या किया जाता है, उसको लेके जा सकते हैं हम लोग, है ना। और यार आप लोग कैसे ट्रांसपोर्ट को कर सकते हो परफॉर्म? आप लोग भाई एयर ट्रांसपोर्ट है आपका लैंड ट्रांसपोर्ट है, ठीक है, आपका वाटर ट्रांसपोर्ट है या फिर वाटरवेज है। देन आपके पास एक और आ गया है, दैट इज़ पाइपलाइन। ठीक है, तो पाइपलाइन का क्या काम होता है? क्या आप लोग पाइपलाइन से ट्रैवल कर सकते हो? जी नहीं, आप लोग पाइपलाइन से नहीं ट्रांसपोर्टेशन परफॉर्म कर सकते हो, बिकॉज दैट इज़ फॉर लाइक लिक्विड आइटम्स, जैसे कि यार आपका मिल्क हो गया, आपका क्रूड ऑयल हो गया, है ना। ये सारी चीज़ें आप लोगों की पाइपलाइन में आती हैं। तो यार आज मैं आप लोगों के लिए एक पीडीएफ ले आया हूँ, तो पीडीएफ के थ्रू हम लोग समझेंगे कि यार ठीक है क्या होता है ये, है ना, कि एक्चुअल में क्या है हमारा ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। तो सबसे पहले जब हम लोग पढ़ते हैं ट्रांसपोर्ट के बारे में, तो फिर यार सबसे पहले हमारे दिमाग में आते हैं हाईवेज़, लैंड ट्रांसपोर्ट। इंडीड जब हम लोग लैंड ट्रांसपोर्ट के बारे में बात करते हैं तो यार सबसे पहली चीज़ हमारे दिमाग में ये आएगी कि ठीक है यार, हम लोग गाड़ियों से कैसे ट्रैवल करते हैं यार। आपके पास रोड्स होती हैं, है ना, और रोड्स में एक आता है आपका हाईवेज़, एंड हाईवेज़ में ही आपका एक आता है नेशनल हाईवे। तो ये सब आपका सीवीटी एज वेल एज आपके बोर्ड्स के परस्पेक्टिव से एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो नेशनल हाईवेज़ क्या होता है? नेशनल हाईवेज़ सबसे पहले यार सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ में जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, दैट इज़ जस्ट अ सेकेंड, आई डोंट थिंक सो मैं इसमें, चलो छोड़ो। तो नेशनल हाईवे की एक अथॉरिटी होती है हमारी, जिसको हम लोग बोलते हैं NHAI, दैट इज़ नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, ये कब ऑपरेशनलाइज्ड हुई थी या फिर इसको कब ऑपरेशन में लाया गया था? इसको अपन लोग लाए थे ऑपरेशन में इन द ईयर 1995। एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, CET में पक्का आएगा, अच्छे से करके जाना। वो एक ऑटोनॉमस बॉडी है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ सर्फेस ट्रांसपोर्ट। ऑटोनॉमस बॉडी आप लोग समझते होंगे कि यार एक ऑटोनॉमस बॉडी है, किसके अंडर है ये है आपकी मिनिस्ट्री ऑफ सर्फेस एंड ट्रांसपोर्ट। तो ये कुछ अलग सी आप मिनिस्ट्री सुन रहे होगे पहली बार। एंड ऑटोनॉमस का क्या मतलब होता है? ऑटोनॉमस का मतलब होता है यार कि वो इंडिपेंडेंटली क्या कर सकती है, अपना काम कर सकती है ना। वो किसी के अंडर में ऐसे, उसके पास बेसिकली फ्रीडम होता है अपने आप को गवर्न करने का, एंड वही फ्रीडम उसको कौन देती है? मिनिस्ट्री ऑफ सर्फेस ट्रांसपोर्ट। ठीक है, वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं अब हम लोग देखते हैं। तो आज हमारे नेशनल हाईवेज़ हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ही है क्या डेवलपमेंट हो रोड्स का, हाईवेज़ का, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली मेंटेनेंस हो अच्छे से, ऑपरेशन ऑफ नेशनल हाईवेज़ भी सही से करा जाए, राइट। देन आता है हमारे क्या, जो मेन रोड्स हमारी कंस्ट्रक्टेड हैं और तो जो मेंटेन करी हैं वो करी जाती है हमारी बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू उनको कंट्रोल किया जाता है, उनको मेंटेन किया जाता है, उनको कंस्ट्रक्ट किया जाता है, इसलिए उनको हम लोग बोलते हैं नेशनल हाईवेज़। आगे चलते हैं हम लोग, क्या जो रोड्स होते हैं इनको बनाया ही गया है ताकि इंटर स्टेट ट्रांसपोर्ट हो सके, और तो और वो कनेक्ट कर सकते हैं स्टेट कैपिटल्स को, जैसे कि मेजर सिटीज़ हो गए, है ना, इंपॉर्टेंट पार्ट्स हो गए, रेलवे जंक्शंस हो गए, एक्सेट्रा। तो अब हम लोग देखते हैं यार कि जो लेंथ है हमारे नेशनल हाईवेज़ की वो बढ़ गई है 19,700 किलोमीटर सन 1951 से, है ना, 1951, यानी कि जब आपका 1951 में ये काफ़ी कम था, है ना, 19,700 किलोमीटर्स था। बट अब अकॉर्डिंग टू द करंट डाटा वो हो गया आपका 1,36,440 किलोमीटर। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हो यार कि कितना एक सिग्निफिकेंट चेंज आया है थ्रू द कोर्स ऑफ टाइम, राइट। तो यार सब आपको ये आएगा नहीं है आपका CVT में, बट हाँ आप लोग इसको अपने बोर्ड्स में लिख सकते हो ताकि यार एग्जामिनर पे थोड़ा सा अच्छा सा इंप्रेशन पड़े यार कि चलो बच्चे को आता है, उसको रटा हुआ है ना। तो आगे चलते हैं हम लोग कि यार जो नेशनल हाईवेज़ होते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूट करते हैं मात्र 2% ऑफ द टोटल रोड लेंथ। ठीक है, बट वो कैरी करते हैं अबाउट 40% ऑफ द रोड ट्रैफिक। आगे देखते हैं हम लोग
आगे है हमारा है कि नेशनल हाईवेज़ हमारे कौन कौन से हैं, उनकी लेंथ है बेसिकली है। आई एम रियली सॉरी, रोड कैटेगरी शायद से नहीं एक्सपोर्ट हो पाया इसमें, तो कोई नहीं, हम लोग अभी देखते हैं यार कि नेशनल हाईवेज़। चलो नेशनल हाईवेज़ का क्या है लेंथ इन किलोमीटर, वो है अभी मैंने आपको बताया 1,36,440 किलोमीटर, राइट। स्टेट हाईवेज़ का कितना है, उनका है 17,000 नहीं 17,000 नहीं, 1,76,818। अदर रोड्स आ जाती हैं हमारी, अदर रोड्स में जैसे बहुत सारी अलग अलग रोड्स आ जाती हैं जैसे जो अभी तक कंस्ट्रक्ट नहीं की ठीक से, है ना, उनका ठीक से मेंटेनेंस नहीं हो पाया, वो ऐसी ही पड़ी हुई हैं, तो उनका क्या है, उनका 59,253। यानी टोटल हमारा कॉन्स्टिट्यूट करता है, देखो यार कितना बड़ा ही नंबर है, काफ़ी ज़्यादा बड़ा नंबर है यार, है ना। तो यही था हमारा। तो यहाँ पे आप लोग अपने नेशनल हाईवे के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स देख सकते हैं यहाँ पे, कि देखो श्रीनगर है, जम्मू है, जालंधर है, दिल्ली है, आगरा है ना, कानपुर है, लखनऊ भी है, ऐसे कर कर के आपका ये पूरा एक बन रहा है ना। आगे हम लोग चलते हैं यार, अब हम लोग देखते हैं कि स्टेट हाईवेज़ हमारे क्या हैं। स्टेट हाईवेज़ जो है हमारे कंस्ट्रक्टेड और मेंटेन करे जाते हैं किसके थ्रू स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। क्यों, क्योंकि यार वो ज्वाइन करते हैं स्टेट कैपिटल्स को विद अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के हेडक्वार्टर्स और तो जो इंपॉर्टेंट टाउन्स होते हैं हमारे। फिर अगला है कि यार ये कॉन्स्टिट्यूट करती है हमारी 4% ऑफ द टोटल रोड लेंथ इन द कंट्री। देन आते हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट रोड्स कनेक्ट करते हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स को विद अदर इम्पॉर्टेंट नोड्स इन द डिस्ट्रिक्ट। कौन कौन से अदर डिस्ट्रिक्ट्स हैं हमारे यार, कि वो काउंट करते हैं फॉर 14% ऑफ द टोटल रोड लेंथ ऑफ द कंट्री। तो यार इंपॉर्टेंट है, आप सबको करके जाना है कि देखो जो हमारे नेशनल हाईवेज़ होते हैं वो कॉन्स्टिट्यूट करते हैं 2%, स्टेट हाईवेज़ करते हैं हमारे 4% एंड डिस्ट्रिक्ट रोड्स करते हैं हमारी 14% एज ऑफ 31 मार्च 2016, ठीक है। जो टोटल रोड लेंथ है हमारी डिस्ट्रिक्ट रोड्स की वो अप्रॉक्सीमेटली है 5,61,490 किलोमीटर, ऑफ विच 95% वर सरफेस्ड, ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने रूरल रोड्स पे। रूरल रोड्स आते हैं हमारे, ये कॉन्स्टिट्यूट करती है 70%, विच इज़ अमंग द हाईएस्ट आई वुड से, है ना, क्योंकि एक आपका नेशनल हाईवेज करती है आपकी 2%, स्टेट हाईवेज 4%, देन आपका ये डिस्ट्रिक्ट 14%, देन ये 70.23%, ठीक है। ऑफ द टोटल रोड्स इन इंडिया, दीज रोड्स आर वाइटल फॉर प्रोवाइडिंग लिंक्स इन रूरल एरियाज़। यानी कि यार रूरल एरियाज़ यानी कि आपको गाँव जाना हो तो फिर यही तो हैं जो हेल्प करती हैं आपको ट्रांसपोर्टेशन में, लैंड ट्रांसपोर्टेशन में। फिर एक ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंटर है आपके CUT में पक्का आएगा, ये जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है उसको इंट्रोड्यूस किया गया था इन 2000 बाय द इंडियन गवर्नमेंट टू प्रोवाइड कनेक्टिविटी टू अनकनेक्टेड रूरल हैबिटेशंस। ये आपको करके जाना है, प्रीटी श्योर आएगा। अब आते हैं हम लोग अदर रोड्स में हमारा क्या क्या आता है। देखिए यार अदर रोड्स आती हैं हमारी बॉर्डर रोड्स एंड इंटरनेशनल हाईवेज़। बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन जिसको हम लोग BRO बोलते हैं, BRO, इस्टेब्लिश हुआ था इन 1960। क्यों हुआ था ये हमारा इस्टेब्लिश यार, ताकि हमारी इकॉनमी एक्सेलरेट कर पाए। जैसे कि आप सभी लोगों को पता होगा यार कि आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडिया की जो इकॉनमिक हालत थी वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी। क्यों, क्योंकि यार बंटवारा हो गया था सबसे पहले तो वैसे ही काफ़ी भीड़ भाड़ मची पड़ी थी। तो उसके बाद क्या हुआ कि यार इंडिया की जो इकॉनमी थी वो ऑल टाइम लो पे थी। अब अभी अगर मैं आप लोगों को बताऊं कि यार इकॉनमी क्या थी इंडिया की इन 1960, तो यार वो काफ़ी ज़्यादा ही कम थी, ऑल टाइम लो पे थी। उसी के बाद से हमारी क्या आई, ये थोड़ा सा आपका ऑफ टॉपिक जा रहा है बट मैं आपको बता देता हूँ। इट वाज सम 5 ईयर प्लान एक आया था फिर, है ना, जिसकी वजह से इंडिया को काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिली थी, काफ़ी ज़्यादा इकॉनमिक बूस्ट हुआ था, ठीक है। तो यार अब मैं आप लोगों को बताऊं कि इंडिया की जो GDP थी इन 1960 वो अराउंड 37.03 बिलियन US डॉलर्स थी, जो काफ़ी कम है, उतनी नहीं है एज़ कम्पेयर टू आपका 2022, ठीक है। अब ये बिलियन से होके ट्रिलियन में पहुंच गई इंडिया की इकॉनमी, GDP आई वुड से।
क्योंकि 2022 में रिकॉर्ड करी गई थी 3.35 ट्रिलियन US डॉलर्स। तो आप लोग समझ सकते हो यार कि बिलियन और ट्रिलियन में कितना डिफरेंस होता है, आप लोग समझ पा रहे होगे, है ना। तो इसलिए हमारी फिर बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन में डाली गई हमारी, ताकि इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ चुकी है और यार देश में थोड़ा सा पैसा आ पाए, है ना। तो यही था इसमें, फॉर एक्सेलरेटिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड स्ट्रेंथनिंग डिफेंस प्रिपेयर्डनेस थ्रू द रैपिड इम्प्रूवमेंट ऑफ स्ट्रेटेजिकली important roads along the नॉर्दर्न एंड नॉर्थ ईस्टर्न बाउंड्री ऑफ द कंट्री। तो इसमें यही था थोड़ा सा, है ना। फिर यार कि अपार्ट फ्रॉम द कंस्ट्रक्शन, इसके कंस्ट्रक्शन के हट के इसका जो मेंटेनेंस था रोड्स का, है ना, उसको भी स्ट्रेटेजिकली सेंसिटिव एरियाज़ में करा गया था। तो फिर जो BRO है वो मेरी अंडरटेक करती है स्नो क्लियरेंस इन हाई ऑल्टीट्यूड एरियाज। जैसे यार जब आप पहाड़ पे जाओ तो फिर आपका दिखता होगा यार कि काफ़ी ज़्यादा बर्फ़ जम जाती है ना, स्नोफॉल हो जाती है, जिसके कारण काफ़ी दिक्कत होती है यार ट्रांसपोर्टेशन में ना, टायर्स फिसलते हैं। इसलिए लोग फिर काफ़ी मतलब बचते भी यार जाने से कि ना ही जाओ तो ही सही है। बट जो BRO हमारी ऑर्गेनाइजेशन है उसका काम ही यही यार कि स्नो क्लियरेंस का काम करें हाई ऑल्टीट्यूड एरियाज़। आगे बढ़ते हैं, अगला है हमारा रेलवे ट्रांसपोर्ट। तो यार इंडिया का जो रेलवे ट्रांसपोर्ट है ना वो काफ़ी ज़्यादा मैकेनाइज्ड है, मैं कहूँगा काफ़ी ज़्यादा बड़ा है इंडिया का रेल ट्रांसपोर्ट। बट जैसे कि आपको अभी पता ही है यार कि अभी काफ़ी ज़्यादा ट्रेन्स कैंसिल हो रही हैं। वाई? बिकॉज ऑफ फॉग या फिर स्मॉग, आप जो भी कह लो, है ना। तो जैसे काफ़ी ट्रेन्स जैसे 10 घंटे लेट हो रही हैं, है ना। अगर आप लोग ट्रैवल कर रहे होगे अभी, क्योंकि छुट्टियों का टाइम है थोड़ा सा, तो अगर आप लोग ट्रैवल कर रहे हो तो फिर आप लोग समझ पा रहे होगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो रेलवे ट्रांसपोर्ट इंडिया का वो जो है वन ऑफ द लॉन्गेस्ट इन द वर्ल्ड, ठीक है। जो है फ्राइट एज वेल एज पैसेंजर मूवमेंट करवाती है। फ्राइट क्या होता है यार, गुड्स एंड सर्विसेज हमारी, जैसे कि गुड्स ही आप मान लो, है ना, फ्राइट को, फ्राइट गुड्स एंड पैसेंजर मूवमेंट। फिर है हमारे के इंडियन रेलवेज़ को अपना 1853 में इस्टेब्लिश किया गया था बाय द ब्रिटिशर्स। और जो पहली जो फर्स्ट में क्या कहते हैं उसको, पहली जो ट्रेन चलाई गई थी इन इंडिया, वो कहाँ से चलाई गई थी 1853 में, आप लोगों ने पढ़ा होगा, आई गेस फ्रॉम थाने वो चली थी, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। बट वो चली थी हमारी 1853 में, ठीक है। वो कहाँ से चली थी, बॉम्बे टू थाने चली थी वो। तो ये आपका इंपॉर्टेंट है, बॉम्बे टू थाने भी आ सकते हैं इन द ईयर 1853 व्हेन द लाइन वाज कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम बॉम्बे टू थाने। आई एम सॉरी, लिखा ही हुआ है, मैंने पढ़ा नहीं, मैं याद करने में चला गया थोड़ा। तो यार ये बॉम्बे से थाने तक हुई थी, जिसका कवरिंग जो एक डिस्टेंस कवर करती थी कितना, 34 किलोमीटर्स का। अगला हमारा कि जो लेंथ है हमारी इंडियन रेलवेज़ का, वो लगभग 67,000 है। और ये किस साल का हमारा डाटा है, हमारा 2019 टू 2020 का। आगे हम लोग देखते हैं यार कि हमारे कितने रेलवे जोन्स हैं। तो यार आपके NCERT में कुछ रेलवे जोन्स दे रखे होंगे, उनको आपको अच्छे से करके जाना है। हम रियली सॉरी में ला नहीं पाए हैं वो भी, बट जब मैं आपके MCQs कराऊंगा तब मैं आपके लिए वो भी लेके आऊँगा, सब लेके आऊँगा, सो डोंट वरी। रेलवे जोन्स क्या क्या है हमारे यार, इंडिया के जो रेलवे जोन्स हैं उनको अपन ने 17 जोन्स में बांट रखा है। उनके हर एक हेडक्वार्टर्स हैं। ये हेडक्वार्टर्स ही आपके सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट माने जाते हैं CET में, तो अच्छे से करके जाना। पहला हमारा ईस्टर्न, ये क्या आ जाएगा ना आपको यार, मैचिंग के उससे आ जाएगा आपका कि चलिए भैया आप मैच करिए, मैच तक करेक्ट वंस। तो इसमें आता है, काफ़ी कॉमन है आना CET में, तो यस अच्छे से करके जाना प्लीज़। पहला हमारा सेंट्रल का है मुंबई CST, जहाँ पे हमारा 26/11 का भी हुआ था। देन सर्दर्न का है हमारा चेन्नई, ईस्टर्न का है हमारा कोलकाता, नॉर्दर्न का है हमारा नई दिल्ली रेलवे स्टेशन, है ना। अब आते हैं हम लोग वाटर ट्रांसपोर्ट पे। कि जो वाटर ट्रांसपोर्ट है ना वो काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है यार। क्यों? क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा यार चीप, मैं कहूँगा वाटर ट्रांसपोर्ट है। नॉट ऑलवेज, बट हाँ इन सम केसेस इट इज़ एक्चुअली में चीप। और वो पैसेंजर और कार्गो को भी मैनेज करने में बहुत ही हेल्प करता है। जो भी आपका यार ट्रेड होता है अदर कंट्रीज़ के साथ, वो मेनली आपका वाटर वेज के थ्रू ही होता है ना। मर्चेंट नेवी वगैरह आप लोग जैसे समझ पा रहे हो, जैसे ऑयल का ट्रांसपोर्टेशन कौन करता है हमारा, मोस्टली दैट इज़ डन बाय द मर्चेंट नेवी, है ना। तो यार वाटर वेज एक इम्पॉर्टेंट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है हमारा पैसेंजर्स और कार्गो के लिए। वो एक चीपेस्ट ट्रांसपोर्ट भी माना जाता है और काफ़ी सूटेबल है कैरी करने के लिए हैवी एज वेल एज बल्की मटेरियल। क्योंकि यार एयर ट्रांसपोर्ट में भी आप लोग कुछ एक डेजिग्नेटेड अमाउंट ऑफ वेट ही तो आप ले जा सकते हो ना।
तो बस वही है, हेवी एंड बल्कि मटेरियल के आप वाटर ट्रांसपोर्टेशन का हेल्प ले सकते हो। आगे बढ़ते हैं हम लोग यार, वाटर ट्रांसपोर्ट में ही आता है हमारा एक इनलैंड वाटरवेज। इनलैंड वाटरवेज क्या है हमारा कि यार इट हैज़ इंडिया के पास, अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूँ तो इंडिया के पास नाविगेबल वाटरवे है, इनलैंड वाटरवे है फॉर अबाउट 14,500 किलोमीटर। नाविगेबल वाटरवेज क्या है यार कि देखो बहुत सारे वाटरवेज हैं बट काफ़ी मतलब इसका एक एक्चुअल मतलब नहीं मिल रहा है, बट यार जो नाविगेबल होते हैं ना उनको आप लोग नेविगेट कर सकते हो। ये काफ़ी मतलब काफ़ी लेमैन ही है, बट हाँ यार इसके लिए और मुझे कुछ समझ में आ नहीं रहा है। बट नेविगेबल का मतलब बेसिकली तो यही होता है यार कि उनके पास वो सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं किसके, वाटरवेज, इनलैंड वाटरवे कहलाने के लिए, है ना, फिर नेविगेबल कहलाने के लिए। तो बस यही होता है और इंडिया पे है 14,500 किलोमीटर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला है हमारे पास, और ये कंट्रीब्यूट भी करते हैं हमारा अबाउट 1% ऑफ द कंट्रीज ट्रांसपोर्टेशन। कौन से इनलैंड वाटरवेज? इट कंप्राइजेज ऑफ रिवर्स, कैनल्स, बैक वाटर्स एंड क्रीक्स। आगे बढ़ते हैं हम लोग, आता है हमारा ओशनिक रूट्स। तो यार इंडिया पे क्या है ना, इंडिया के पास काफ़ी वास्ट कोस्ट लाइन है जो अप्रॉक्सीमेटली हमारी 7,517 किलोमीटर्स। और तो और इसका भी अबाउट 95% ऑफ इंडिया का जो फॉरेन ट्रेड होता है बाय वॉल्यूम, और तो 70% बाय वैल्यू मूव्स थ्रू दी ओशन रूट्स इटसेल्फ। ठीक है, फिर हम लोग आ जाते हैं अपने एयर ट्रांसपोर्ट पे। एयर ट्रांसपोर्ट यार काफ़ी एक्सपेंसिव होता है, एक्सपेंसिव के साथ साथ उसके काफ़ी लिमिटेशंस भी होते हैं यार, जैसे वेट हो गया, है ना। आप लोग लिक्विड, क्या आप तेल को ट्रांसपोर्ट कर सकते हो थ्रू फ्लाइट? बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं, है ना। वो बस आप लोग वाटरवेज से ही कर सकते हैं। लेकिन एयर ट्रांसपोर्ट आता है हमारा, तो एयर ट्रांसपोर्ट जो इंडिया में था वो आ गया था हमारा 1911 में। काफ़ी नया मैं कहूँगा ये है, उतना भी पुराना नहीं है यार, बट स्टिल 1911 में आ गया था हमारा एयर ट्रांसपोर्ट। बट उसका रियल डेवलपमेंट हुआ था पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड में। ठीक है, फिर जो एक अथॉरिटी है हमारी एयरपोर्ट्स की भी, दैट इज़ नोन एज एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो रिस्पॉन्सिबल है कि यार पैसेंजर्स को एक सेफ पैसेज मिले, है ना, और तो और एफिशिएंट एयर ट्रैफिक सर्विसेज भी। जैसा आप लोगों को पता ही हो गया यार, एयर ट्रैफिक सर्विसेज क्या होती है हमारी, एयर ट्रैफिक कंट्रोल भी होता है हमारा। तो ये सब मैनेज करता है कौन? एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। आगे बढ़ते हैं हम लोग अपना कम्युनिकेशन सिस्टम्स पे। तो यार ह्यूमन बींग्स ना काफ़ी ज़्यादा इवॉल्व हो गए हैं थ्रू डिफरेंट मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन ओवर टाइम। जैसे कि यार पहले के टाइम में क्या होता था कि जो मैसेजेस थे उनको हम लोग थ्रू ड्रम्स या फिर फास्ट रनर्स के थ्रू कन्वे करते थे। कैसे? जैसे राजा महाराजों के टाइम पे, या आपने हिस्ट्री में शायद से पढ़ भी रखा होगा, मैं उसका नाम भूल गया, बट हाँ, जैसे क्या होता था ना यार, एक जैसे कि आपको मैसेज पहुंचाना है तो फिर हमारे हॉर्सेस होते थे, और हर एक किलोमीटर पे आई गेस, या फिर हर एक 5 किलोमीटर में एक मैं कह दूँ सिपाही आपका या फिर हॉर्समैन खड़ा होता था, ताकि आपका जो मैसेज है वो जल्दी से ट्रांसपोर्ट हो पाए, है ना। तो क्या होता था कि यार कि एक बंदा आपका हॉर्समैन वहाँ पे खड़ा होगा, मतलब मान लो एक 5 किलोमीटर के जगह पे, है ना। फिर वो जाएगा अगले पैसेज पे, वहाँ पे उसको दूसरा हॉर्समैन मिलेगा, फिर वो दौड़ाएगा, है ना। ऐसे करके हमारा, नहीं ये हॉर्समैन नहीं थे, आई एम रियली सॉरी, ये थे आपके सिपाही लोग ही थे आई गेस, है ना। ह्यूमन मतलब इंसान ही थे आपके। तो मान लीजिए 2 किलोमीटर एक ने दौड़ा, देन 2 किलोमीटर दूसरा दौड़ेगा, और वो कैसे भागेगा? थ्रू ड्रम्स, ताकि यार दूसरे वाले को पता चल जाए कि वो हाँ आ रहा है। तो ये होता था हमारा कम्युनिकेशन सर्विसेज पहले के टाइम पे, ना। आई एम रियली सॉरी, वो हॉर्स वाला मैं कंफ्यूज हो गया था, मैंने भी काफ़ी टाइम पहले ही पढ़ा था। तो हॉर्सेस वाला हमारा, हॉर्सेस तो देखो डायरेक्टली ट्रैवल करते थे, बट इट वाज क्वाइट एस्टोनिशिंग कि जो यार फुटमैन थे हमारे, वो ज़्यादा तेज़ मैसेज पहुंचा पाते थे एज़ कम्पेयर टू हॉर्सेस। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। पहले होता था पर्सनल कम्युनिकेशन सिस्टम्स, देन आता था हमारा मास कम्युनिकेशन सिस्टम्स। कम्युनिकेशन सिस्टम्स में हमारा पर्सनल कम्युनिकेशन सिस्टम्स में आता है कि यार अमंग ऑल दी पर्सनल कम्युनिकेशन सिस्टम्स, जो इंटरनेट है हमारा वो सबसे ज़्यादा इफेक्टिव एंड एडवांस वन है। क्यों? क्योंकि यार
अब आप लोग कैसे पढ़ रहे हो, आप लोग भी इंटरनेट के थ्रू ही तो पढ़ रहे हो ना यार। इंटरनेट ना होता तो क्या होता, सोच के भाई यार थोड़ा सा है ना आश्चर्य होता है काफ़ी ज़्यादा। मैं कहूँ कि काफ़ी ज़्यादा अजीब लगता है यार कि अगर इंटरनेट ही नहीं होता तो फिर हम लोग करते क्या, है ना। आधा काम तो वहीं पे ख़त्म हो जाता है यार सबका। तो आज के टाइम पे जो हमारा इंटरनेट है वो सबसे ज़्यादा इफेक्टिव है और थोड़ा एडवांस भी है ना। आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने कम्युनिकेशन सिस्टम्स पे। अब आता है हमारा मास कम्युनिकेशन सिस्टम। मास कम्युनिकेशन सिस्टम में क्या होता है हमारा यार, कि जो हमारा रेडियो ब्रॉडकास्टिंग था इन इंडिया इन 1923, वो किसके थ्रू किया जाता था, बाय द रेडियो क्लब ऑफ बॉम्बे। ये आपको ध्यान रखना है, आपके CUET में पक्का आएगा, है ना, प्रिटी श्योर। तो प्लीज़ अच्छे से करना कि जो रेडियो ब्रॉडकास्टिंग था सबसे पहले वो इंडिया में कब शुरू हुआ, इंडिया 1923, और उसको कौन रन करता था, उसको रन करता था रेडियो क्लब ऑफ बॉम्बे, राइट। तो ये आपको याद करके जाना है। और तो और ये यार काफ़ी ज़्यादा इवॉल्व भी हो गया थ्रू दी ईयर्स, ठीक है। अब है हमारे यहाँ की जो टेलीविज़न ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम, ब्रॉडकास्टिंग है हमारा, वो इमर्ज कर गया है एज एन इफेक्टिव मीडियम फॉर डिसमिनेटिंग इंफॉर्मेशन एंड एजुकेटिंग द मासेस, राइट। तो यही था हमारा। अब आते हैं हम लोग अपने कम्युनिकेशन सिस्टम्स पे, जिसमें एक आ जाता है हमारा सैटेलाइट कम्युनिकेशन। तो जो सैटेलाइट्स है हमारी वो काफ़ी ज़्यादा वाइटल है फॉर द कंट्री ड्यू टू इकोनॉमिक एज वेल एज स्ट्रेटेजिक रीजंस। क्योंकि यार सैटेलाइट से क्या होता है, हमारे सैटेलाइट से हमें यार काफ़ी चीज़ें समझ में आ जाती हैं। जैसे पोखरान वाली अगर आपने मूवी देखी हो तो फिर आप उसमें समझ पाओगे यार कि सैटेलाइट सिस्टम्स हमारा कितना एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है ना। आप लोग टीवी कैसे देख पाते हो, सैटेलाइट के थ्रू ही तो देख पाते हो यार। तो इसलिए हमारा सैटेलाइट काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। वो लाइक काफ़ी चीज़ों को कन्वे करता है, काफ़ी चीज़ों को क्या करता है, दिखाता है हमारे सैटेलाइट ही। तो जो सैटेलाइट, जो इंडियन नेशनल सैटेलाइट सिस्टम था उसको हम लोग बोलते हैं इनसैट, और तो और इस्टेब्लिश किया गया था किस साल में, इन द ईयर 1983 एज अ मल्टीपर्पज़ सैटेलाइट सिस्टम, ठीक है। तो बस यार आज के लिए इतना ही। ये छोटा सा एक चैप्टर था आपका ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। जब मैं आप लोगों के लिए MCQs लेके आऊँगा, सो डोंट वरी गाइस, पूरा अपन लोग कवर करेंगे एक एक चीज़ को, छोटी सी छोटी चीज़ को, ठीक है। तो यार आज के लिए इतना ही मैं समझूंगा आप लोगों के लिए। एंड यार पढ़ते रहो अच्छे से, अपनी पढ़ाई करो, एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर प्री बोर्ड्स। तो यार आप लोग बताना कमेंट में भी कि आप लोगों के कब हैं प्री बोर्ड्स, है ना, कब से स्टार्ट हैं, कब से ख़त्म हो रहे हैं। तो चलो भाई, इसी के साथ लेते हैं हम लोग अलविदा, एंड मिलेंगे हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट चैप्टर में। तब तक ले बाय बाय।